हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है आप लोग का आज की इस क्लास में। आज की क्लास में हम लोग करेंगे मॉक टेस्ट नंबर 6। ओके, अगर आप लोगों ने पिछले 5 मॉक टेस्ट अभी तक नहीं देखे हैं तो उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके आप लोग देख सकते हो। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये सीरीज आप लोगों के लिए। ओके, बाकी ये क्लास आप लोग को डेली 8 AM पर लाइव मिलती है। ठीक है, तो 8 AM पर आप लोग डेली आ जाओ चैनल पर और क्लास को कंप्लीट कर लो। ठीक है, या फिर आप लोगों को टाइम नहीं है 8 AM पर और कोई क्लास आप लोग लाइव लेते हो किसी और की, ठीक है, लाइक मैथ की ले रहे हो या इंग्लिश की ले रहे हो, तो आप लोग ये भी कर सकते हो कि 9 AM पर आओ, फिर आके आप लोग क्लास को देख लो। ठीक है, क्योंकि क्लास आप लोगों का जो है सेव हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों के लिए। ठीक है, बाकी आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि इस क्लास का जो पीडीएफ है वो आप लोग को टेलीग्राम पर ही मिलने वाला है। और एक बार पहले क्लास को कंप्लीट देखना, उसके बाद टेलीग्राम पर जाना पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए। ठीक है, बाकी टेलीग्राम को पहले से ज्वाइन करके रखना, जब भी पीडीएफ आप लोग को आएगी नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाएगा। और टेलीग्राम पर जो नोटिफिकेशन है उसको ऑन करा करके रखा करो, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीजें आप लोग को टेलीग्राम पर मिलती हैं। बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, जो नोटिफिकेशन होता है टेलीग्राम का उसको ही ऑफ करके रखते हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता है कि आप लोग के पास पीडीएफ आ रही है, क्लास का लिंक आ रहा है, या कोई इंपोर्टेंट वीडियो बनाया मैंने उसका लिंक आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है ना। चलिए, बाकी आप लोग को टेलीग्राम पर जब आप लोग जाओगे एक डिस्कशन ग्रुप भी मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि एग्जाम टाइम चल रहा है, अभी आप लोगों को बहुत ज्यादा डाउट रहे होंगे। ठीक है, तो उन डाउट को क्या कर सकते हो, उस डिस्कशन ग्रुप में जाके आप लोग सेंड कर सकते हो, और आप लोग के जितने भी साथी विद्यार्थी रहेंगे वो आप लोग को आंसर बता देंगे। ठीक है, बाकी अगर वो भी नहीं बता पाते हैं तो सिंपली आप लोग क्या कर सकते हो, टेलीग्राम पर पर्सनली मुझे मैसेज कर सकते हो। ठीक है, देखो टेलीग्राम को ज्वाइन करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं करना है, इसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप लोग डायरेक्ट सर्च करोगे डिफेंस कंपटीशन पॉइंट, तब भी आप लोगों का टेलीग्राम चैनल मिलने वाला है। फटाफट से हम लोग जो है आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं, ज्यादा देरी नहीं करेंगे। आउट ऑफ 25 आप लोगों का कितना स्कोर आया आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। एंड जितने भी क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं उसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में मुझे चाहिए। तो पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, टू कंडक्टिंग वायर ए एंड बी आर मेड अप ऑफ द सेम मटेरियल। दो वायर है ए एंड बी, दोनों ही एक ही मटेरियल के बने हुए हैं, कोई दिक्कत इधर तक, एक ही पदार्थ के आप लोग के बने हुए हैं दोनों वायर्स। ठीक है, तो इधर से हम लोग को क्या पता चल गया कि रो ए वायर रो बी जो होगा हम लोग का, वो क्या होने वाला है, बराबर होने वाला है। बोले तो प्रतिरोधकता जो होगी, ठीक है, वो क्या होने वाली है आप लोग की, सेम होने वाली है। बोले तो रेजिस्टिविटी जो रहेगी वो सेम रहेगी इस वायर के लिए। एक तो ये क्वेश्चन मैंने क्लियर कर दिया, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बोल दिया जाएगा दो वायर दे रखे हैं, कॉपर के वायर हैं, उनकी रेजिस्टिविटी आप लोग को फाइंड आउट करना है, रेशियो फाइंड आउट करना है दोनों का। आप लोग को एरिया का जो है रेशियो दे रखा है, आप लोग को उनकी लेंथों का रेशियो दे रखा है, बताओ कि रेजिस्टिविटी का रेशियो क्या है। अब क्या करोगे आप लोग, सॉल्व करने बैठोगे। उधर सॉल्व नहीं करना है, जब बोल दिया कि सेम मटेरियल के, खेल खत्म उधर ही। आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का, दोनों की रेजिस्टिविटी समान होगी। ठीक है, लेंथ और एरिया से कोई लेना देना नहीं है। ओके, अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। देखो आप लोग का रेजिस्टेंस क्या होता है, आर इक्वल टू रो एल बाई ए के इक्वल। अब क्वेश्चन को कंप्लीट पढ़ लेते हैं हम लोग। इफ द लेंथ ऑफ बी इज ट्वाइस दैट ऑफ ए, बी का जो लेंथ है वो ए के दो गुना है, तो इसका मतलब क्या हो गया, जो एल बी है वो 2 टाइम्स है एल ए के। तो इधर से अगर एल ए बाई एल बी निकालते हो आप लोग, तो वो क्या आ जाएगा, सिंपली 2/1 के इक्वल, सॉरी 1/2 के इक्वल। ओके, क्योंकि ये इधर आएगा आप लोगों का और ये इधर जाने वाला है, कोई दिक्कत इधर तक। एंड क्या बोला गया आप लोगों से, द रेडियस ऑफ द सर्कुलर क्रॉस सेक्शन ऑफ ए इज ट्वाइस दैट ऑफ बी। जो ए की आप लोग की क्या है, रेडियस है, वो क्या दे रखी है, ट्वाइस दे रखी है बी की रेडियस के। तो इधर क्या हो जाएगा आप लोग का, आर ए इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ आर बी। तो बोले तो आर ए अपॉन आर बी निकालना चाहेंगे, ठीक है, तो वो क्या आ जाएगा, सिंपली आप लोग का 2/1 के इक्वल, कोई दिक्कत। अब आप लोग को पता है कि इसकी जो रेजिस्टिविटी है वो सेम रहेगी, तो अगर मैं आर ए बाई आर बी निकालता हूं तो वही क्या आ जाएगा, एल ए बाई एल बी के इक्वल। और इधर क्या आने वाला है आप लोग का, ए बी बाय ए ए के इक्वल, कोई दिक्कत इधर तक। अब एरिया का भी फॉर्मूला आप लोग को याद होना चाहिए, ज्ञात होना चाहिए भाई। तो ज्ञात है तो क्या आ जाएगा, एक सर्कुलर दे रखा है, सर्कल दे रखा है, एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर के इक्वल। तो क्या आ जाएगा आप लोग का, आर बी स्क्वायर बाय आर ए स्क्वायर के इक्वल। आई होप आप लोग को इधर तक कोई भी दिक्कत नहीं है। तो एल ए बाई एल बी की बात करते हैं तो 1/2 के इक्वल दे रखा है। और अगर आर बी बाय आर ए की बात करते हैं तो आर ए बाय आर बी तो 2:1 है, और आर बी अपॉन आर ए किसके बराबर होगा, 1/2 के बराबर। तो इसका कर दो भैया स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा 1/2, इधर आप लोग का 1/4, आंसर आप लोग का 1:8 के इक्वल। आई होप आप लोग को कोई भी दिक्कत नहीं हुई, आंसर हो जाएगा सी। केवल आप लोग को समझाया था इसलिए मैंने टाइम लिया, बट आप लोग डायरेक्ट करोगे तो आप लोग को ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला इसमें। ठीक है, चलिए अब क्या बोला गया आप लोगों से सेकंड क्वेश्चन में, ड्यूरिंग शॉर्ट सर्किटिंग द करंट फ्लोइंग इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट
मतलब शॉर्ट सर्किट के समय, ठीक है, लघु पतन के दौरान, ठीक है, आप लोगों को क्या बोला गया है, जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा उस सर्किट में, ठीक है, वो कितना होने वाला है या क्या होने वाला है आप लोगों का, ठीक है। तो जब हम लोग बात कर रहे हैं ड्यूरिंग शॉर्ट सर्किटिंग, ठीक है, लघु पतन के दौरान, वो क्या होगा आप लोग का, इंक्रीज करेगा। कैसे आप लोग का, तत्काल बढ़ेगा, एकदम से बढ़ जाता है आप लोग का शॉर्ट सर्किट के समय, और फिर क्या होता है आप लोग का फ्यूज वायर जल के नीचे गिर जाता है और आप लोग का कंप्लीट सर्किट को ब्रेक कर देता है। एंड जो आप लोग के इलेक्ट्रिकल अप्लायंस होते हैं, लाइक बल्ब आप लोग का हो गया, पंखा हो गया, घर में जितनी भी चीजें आप लोग की जो इलेक्ट्रिसिटी से चलती हैं, वो सारी क्या हो जाती है, फूकने से बच जाती हैं। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फ्यूज का भी प्रयोग करते हैं, ये आप लोग को आई होप पता होगा, ठीक है। तो ये बताओ इलेक्ट्रिक फ्यूज किससे बना हुआ होता है, मटेरियल के नाम बताओ और कितने परसेंट उसमें मटेरियल होते हैं वो, ठीक है, दो हैं वो आप लोग को नाम बता देना मुझे, ठीक है। चलिए, तो आंसर क्या हो जाएगा आप लोग का, तत्काल बढ़ती है, मतलब जो आप लोग की धारा होगी वो अचानक से क्या करेगी, इंक्रीज कर जाएगी, ठीक है। तो देखो एक क्वेश्चन मैंने देखने को मिला मुझे नेवी में, ठीक है, उधर क्या था आप लोग का, एक्चुअली ये क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट पढ़ के जाएगा कि ड्यूरिंग शॉर्ट सर्किट इन द करंट फ्लोइंग इन द इलेक्ट्रिक सर्किट इंक्रीज, आप लोग का बहुत ज्यादा एकदम बढ़ जाता है, बहुत ज्यादा हो जाता है, ठीक है, या आप लोग बोल सकते हो कि इनफाइनाइट हो जाता है, ऐसे भी बोल सकते हो एक केस में, क्योंकि अगर हम लोग काउंट नहीं कर पा रहे हैं तो उसको इनफाइनाइट बोल देते हैं, नॉट डिफाइंड बोल देते हैं, ठीक है। कभी कभी क्या होता है आप लोग का, इधर ड्यूरिंग शॉर्ट सर्किट की जगह बोल देते हैं आफ्टर शॉर्ट सर्किटिंग, ठीक है, मतलब कि आप लोग का लघु पतन खत्म हो चुका है, ठीक है। तो उस समय बताओ आप लोग का इलेक्ट्रिकल जो सर्किट है, ठीक है, उसमें कितना करंट होगा, ठीक है। अब जब आप लोग का शॉर्ट सर्किटिंग कंप्लीट हो गई, ठीक है, शॉर्ट सर्किट के समय क्या होगा, फ्यूज वायर आप लोग का क्या कर जाएगा, सिंपली ब्रेक कर जाएगा, आप लोग का पूरा सर्किट ब्रेक हो गया, ठीक है, एंड करंट आप लोग का कोई भी फ्लो नहीं कर रहा है। तो अब आंसर क्या रहेगा आप लोग का, जीरो रहेगा करंट के लिए, ठीक है। तो ये एग्जामिनर घुमाता है आप लोग को इस तरीके से, ठीक है। ये क्वेश्चन एक बार आप लोग को नेवी में देखने को मिला था इस टाइप का, ओके। चलिए, बाकी आप लोगों को मैंने ऑलरेडी बताया है, पेपर से पहले भी एक वीडियो बनाऊंगा, एक्चुअली जब आप लोग पेपर देने बैठ रहे हो, आप लोग का जो माइंड है वो कैसे वर्क करना चाहिए पेपर के समय, ठीक है। क्या होता है, जैसे ही पेपर आता है, एक तो एंजाइटी है, ठीक है, घबराहट रहती है मन के अंदर कि यार पास करेंगे कि नहीं कर पाएंगे, मेहनत तो बहुत अच्छी की थी, क्वेश्चन कैसे आएंगे, कठिन तो नहीं आ रहे, सिंपल तो नहीं आ रहे, ठीक है। तो इसी चक्कर में आप लोग एक दो मिस्टेक तो ऐसे ही कर देते हो, फिर ऊपर से क्या करते हो, क्वेश्चन पढ़ रखा है, ठीक है, अरे यार ये तो पढ़ रखा है, इजी क्वेश्चन है, आंसर यही रहेगा इसका, बट आप लोग एक्चुअली क्या करते हो कि एक चीज भी उधर चेंज कर दी क्वेश्चन में और वो आप लोगों ने नहीं पढ़ी, तो उसका आंसर ही चेंज हो जाता है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं थर्ड वाले क्वेश्चन की। क्या बोला गया है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट द लेंसेज आर यूज्ड टू फॉर्म इमेज बाय द फिनोमिना ऑफ। अब आप लोगों को पता है लेंस के द्वारा जो इमेज बनाई जाती है वो किस आप लोग का फिनोमिना के द्वारा बनाई जाती है। अब अगर हम लोग मिरर की बात कर रहे हैं इधर, ठीक है, इमेज फॉर्म्ड बाय मिरर ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से, ओके, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। वहीं अगर हम लोग लेंस की बात करते हैं तो लेंस में क्या आ जाएगा आप लोग का, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि आप लोग का इधर मीडियम चेंज होता है और मीडियम चेंज होने की वजह से आप लोग का क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बदलता है। समझ आया कि नहीं। चलिए, तो आंसर क्या होने वाला है आप लोग का, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ओके। चलो फोर्थ वाला क्वेश्चन आप लोग का स्क्रीन पर आ चुका है। करंट ऑफ 0.5 एम्पियर इज ड्रॉन बाय अ फिलामेंट, ठीक है, आप लोग का एक फिलामेंट से 0.5 एम्पियर करंट जो है निकाला जा रहा है एक इलेक्ट्रिक बल्ब से, कितनी देर तक आप लोग का, 20 मिनट्स तक, ठीक है। द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लो थ्रू द सर्किट, अब उस सर्किट से कितना आप लोग का इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करेगा। अब इधर तो सिंपल फॉर्मूला लगाओगे कि इक्वल टू क्या होता है, आई टी के बराबर, ठीक है। तो आई कितना दे रखा, 0.5 करंट है इसमें, ठीक है, इतना ही तो करंट खींचा जा रहा है आप लोग का, कितने समय के लिए, 20 मिनट के लिए। सेकंड में चेंज कर लो भैया, मल्टीप्लाई बाय 60 हो जाएगा, जीरो हटाओगे तो इधर से पॉइंट हट जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करो तो 30 हो गया, और 30 का मल्टीप्लाई अगर 20 में करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा आप लोग का, 600 कूलम के इक्वल। तो ये आप लोग का जो है चार्ज हो जाएगा जो उस सर्किट में फ्लो करने वाला है या प्रवाहित होने वाला है, ठीक है। आंसर क्या हो गया आप लोग का, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं फिफ्थ वाले क्वेश्चन की। फिफ्थ वाला क्वेश्चन क्या दे रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ परफेक्टली कंडक्टिंग हॉलो ऑब्जेक्ट। अब आप लोगों को पता है कोई भी हॉलो ऑब्जेक्ट ले लो या आप सॉलिड ऑब्जेक्ट ले लो, अगर वो कंडक्टिंग है तो इसका मतलब क्या होगा, अंदर फील्ड इक्वल टू जीरो के बराबर। मैंने बहुत अच्छे से समझा है क्यों जीरो के बराबर होता है। जितना भी चार्ज एक कंडक्टिंग बॉडी को आप लोग देते हो उसके आउटर सरफेस पे
यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। बट अगर हम लोग अंदर की बात करें, अंदर तो भैया कोई चार्ज प्रेजेंट ही नहीं है। और इलेक्ट्रिक फील्ड कब प्रोड्यूस होता है? जब चार्ज का प्रेजेंस हो, और जब चार्ज ही प्रेजेंस नहीं है आप लोग का, प्रेजेंट नहीं है आप लोग का, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो होगा। तो आंसर क्या हो गया आप लोग का? सी ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। ठीक है, चलिए तो आंसर करो भैया पॉइंट चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड आप लोगों का फॉर्मूला बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड का ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ओके, बहुत सिंपल फॉर्मूला है, डेली पढ़ते हो, आई होप आप लोग कमेंट करोगे। चलिए सिक्स्थ वाला क्वेश्चन आ चुका है आप लोग का स्क्रीन पर। 3 इक्वल रेजिस्टेंस व्हेन कंबाइंड इन सीरीज आर इक्विवेलेंट टू 90 ओम। ठीक है, 3 रेजिस्टेंस लिए, सीरीज में लगाया, और इक्विवेलेंट किसके बराबर आया? 90 के बराबर आया। अब क्या बोला गया है? देयर इक्विवेलेंट व्हेन कंबाइंड इन पैरेलल, जब इनको कंबाइन करेंगे किसमें? पैरेलल में। अब देखो मैंने एक चीज बता रखी है, अगर सेम मैग्नीट्यूड के सीरीज में लगाते हो तो आर सीरीज किसके बराबर आता है आप लोग का? एन आर के बराबर आता है। कोई दिक्कत? तो इधर से अगर हम लोग इक्विवेलेंट की बात कर रहे हैं, कितना आया आप लोग का? 90 के बराबर। समतुल्य प्रतिरोध कितना है? 90 है। अब हम लोग ने सीरीज में कितने रेजिस्टेंस लगाए हैं? 3। ठीक है, और तीनों का प्रतिरोध आप लोग का समान दे रखा है, तो मल्टीप्लाई में आर, तो एक का प्रतिरोध कितना हो जाएगा आप लोग का? 30 ओम के बराबर। अब इन 30 ओम के 3 रेजिस्टेंस को हम लोग किसमें यूज कर रहे हैं? पैरेलल में कर रहे हैं। पैरेलल के लिए भी आप लोगों को फॉर्मूला पता है कि आर बाई एन के इक्वल होता है जब समान मैग्नीट्यूड के दे रखे हो। तो एक आप लोगों का रेजिस्टेंस कितने ओम का है? 30 ओम का है। कितने दे रखे हैं? 3 दे रखे हैं। आंसर क्या आ जाएगा आप लोग का? 10 ओम के बराबर आने वाला है। तो इधर अगर मैं उत्तर की बात करता हूं तो ए ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। ठीक है, चलिए देखो यार, अगर हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है आप लोग का एयरफोर्स की बात कर रहे हैं तो, ठीक है, और अगर हम लोग पर्टिकुलरली सीरीज और पैरेलल की बात कर रहे हैं, इधर से एक क्वेश्चन तो बनना तय है, कुछ भी हो जाए। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं, मैन इज सिटिंग इन अ ट्रेन, एक बंदा ट्रेन में बैठा हुआ है विच इज मूविंग विद द वेलोसिटी 60 किलोमीटर पर आवर, एंड बोला क्या गया है इज स्पीड विद रेस्पेक्ट टू द ट्रेन। तो ट्रेन के रेस्पेक्ट में उसका स्पीड बताना है। ठीक है, कोई दिक्कत? देखो सिंपल सी बात है, मैं ट्रेन में बैठ के जा रहा हूं, ठीक है, कोई दिक्कत? अब ट्रेन अगर 60 किलोमीटर प्रति आवर की घंटा की स्पीड से चल रही है, ठीक है, आप लोग की चाल से चल रही है, तो अगर मैं अपनी चाल की बात करूं, मेरी भी चाल 60 किलोमीटर प्रति आवर होनी चाहिए। ठीक है, समझ आया कि नहीं? तो अगर मैं बी एवरेज निकालूं इधर, कोई दिक्कत? क्या बोला गया आप लोग का कि उसकी स्पीड निकालनी है विद रेस्पेक्ट टू ट्रेन, मतलब बंदे की स्पीड निकालनी है ट्रेन के रेस्पेक्ट में। तो ट्रेन के रेस्पेक्ट में रिलेटिव स्पीड में निकालता हूं। ठीक है, सॉरी एवरेज लिख दिया मैंने, रिलेटिव स्पीड। ठीक है, तो बी रिलेटिव किसके बराबर आ जाएगा आप लोग का? बी ए माइनस बी वी के। तो क्या आ जाएगा आप लोग का? 60 में से 60 को माइनस करोगे, 0 के बराबर। आंसर क्या आ गया आप लोग का? सिंपली 0 के बराबर आंसर आ जाएगा। डी ऑप्शन आप लोग का करेक्ट होने वाला है। अब अगर आप लोगों को फॉर्मूले से समझ नहीं आया तो क्या करें? अगर आप लोग ट्रेन के रेस्पेक्ट में उस बंदे को देखोगे, ठीक है, जहां ट्रेन है वहीं बंदा है, बंदा हिल ही नहीं रहा है, बैठा हुआ है उसी जगह पर। ठीक है, तो ट्रेन के रेस्पेक्ट में अगर मैं उस बंदे की स्पीड देखूं, सीधी सीधी कितनी हो जाएगी? 0 के बराबर। बिना फॉर्मूले लगाए उत्तर हम लोगों ने निकाल लिया। ठीक है, चलिए 8th वाला क्वेश्चन आप लोग का स्क्रीन पर आ चुका है। क्या बोला गया है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एसआई यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल। ठीक है, तो हम लोग को इसमें क्या बताना है? पदार्थ की थर्मल कंडक्टिविटी की एसआई यूनिट बतानी है। ऊष्मा चालकता की क्या बतानी है हम लोग को? एसआई इकाई बतानी है। तो किसके बराबर होती है आप लोग की? वॉट बाय मीटर इनटू केल्विन के बराबर, या फिर वॉट मीटर -1 केल्विन -1 के बराबर। समझ आया कि नहीं? तो उत्तर क्या हो जाएगा हम लोग का? इधर ए ऑप्शन जो है करेक्ट होने वाला है। चलें अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आप लोग का स्क्रीन पर आ चुका है। द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर ऑफ लेंथ एल, रेजिस्टेंस बताना है उस वायर का जिसका लेंथ एल दे रखा है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, और गिवन भी हम लोग को क्या कि x ओम गिवन है। इफ द वायर इज स्ट्रेच्ड टू द डबल ऑफ इट्स लेंथ, ठीक है, अगर उस वायर को हम लोग 2 गुनी लंबाई से खींच देते हैं, एरिया में कोई चेंज नहीं किया है, किसमें किया है? केवल लेंथ में किया है, इट्स रेजिस्टेंस वुड बी, तो उसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? तो आप लोग को ऑलरेडी बताया गया है, जब भी लेंथ में चेंज करते हैं तो आर डैश इक्वल टू क्या आ जाता है? एन स्क्वायर आर के बराबर। लेंथ में कितना चेंज किया गया है? 2 गुनी कर दी गई है, मतलब एन का वैल्यू क्या आ जाएगा? 2 के बराबर आ जाएगा। तो आंसर क्या आ गया? 2 का स्क्वायर 4 इंटू आर की वैल्यू दे रखी है x, मतलब 4x ओम के बराबर आ जाएगा। तो उत्तर क्या हो जाएगा हम लोग का? सी ऑप्शन जो है करेक्ट होने वाला है इधर। ठीक है, चलिए तो 10th वाला क्वेश्चन आप लोग का स्क्रीन पर आ चुका है। मैग्नेटिक मेरिडियन इज अ इमेजिनरी। तो मैग्नेटिक मेरिडियन क्या है? क्या इमेजिनरी है भैया?
ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आप लोग का, एक वर्टिकल प्लेन है। समझ आया कि नहीं? तो सी ऑप्शन आप लोग का करेक्ट होने वाला है। चलिए तो चलते हैं फिर 11th वाले क्वेश्चन पर। 11th वाला क्वेश्चन क्या दे रखा है, ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स की ऐसा यूनिट न्यूटन है इज गिवन बाय। ठीक है, तो हम लोग और क्या लिख सकते हैं न्यूटन की जगह। ओके, तो जब हम लोग न्यूटन की बात कर रहे हैं तो पहले हम लोग फोर्स के फॉर्मूले की बात कर लेते हैं। F इक्वल टू क्या होता है, एम ए के इक्वल। ये हो गया हम लोग का, अगर 1 न्यूटन दे रखा है तो आप लोग का मास का फॉर्मूला क्या, सॉरी मास की यूनिट क्या होती है आप लोग की, किलोग्राम। एक्सेलरेशन की यूनिट होती है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1 किलोमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के बराबर। ठीक है, तो कहाँ है किलोमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, बी ऑप्शन में। तो बी हम लोग का जो है सही उत्तर होने वाला है। चलिए, और एक क्वेश्चन बढ़िया सा आप लोग की स्क्रीन पर आ चुका है। क्या बोला गया था, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी फॉर एन ऑब्जेक्ट ऑन और नियर द सरफेस ऑफ अर्थ इज रिलेटेड टू द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी एज एम इज द मास ऑफ अर्थ एंड आर इज द रेडियस। ठीक है, क्या बोला गया है कि स्मॉल जी और कैपिटल जी में आप लोग को क्या बताना है, रिलेशन बताना है, और ज्यादा कुछ नहीं है। तो जब हम लोग फोर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो वो किसके बराबर होगा, आप लोग का वेट के बराबर। और वेट क्या होता है आप लोग का, mg के बराबर। कोई दिक्कत है इधर तक? अगर हम लोग फोर्स के फॉर्मूले की बात करते हैं, क्या होता है, कैपिटल जी, ठीक है, कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइड में क्या आ जाएगा आप लोग का, आर स्क्वायर आ जाएगा। स्मॉल एम क्या है, जिसका अभी हम लोगों ने वेट निकाला है, जिस द्रव्यमान का। कोई दिक्कत? तो कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय आर स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, स्मॉल एम जी के बराबर। एम से एम कट जाएगा तो जी इक्वल टू क्या आ जाएगा, कैपिटल जी कैपिटल एम बाय आर स्क्वायर के बराबर। तो ये आप लोग का फॉर्मूला हो जाएगा। कोई दिक्कत है इधर तक? तो आंसर कौन सा हो जाएगा आप लोग का, बी ऑप्शन इधर करेक्ट होने वाला है। चलो तो चलते हैं हम लोग 13 वाले क्वेश्चन पे। लाउडनेस ऑफ साउंड इज रिलेटेड टू, जो आप लोग की लाउडनेस होती है या ध्वनि की प्रबलता होती है वो किससे संबंधित है। ठीक है, तो आप लोग को पता है जो लाउडनेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इंटेंसिटी ऑफ साउंड के। और आप लोग को पता है इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। तो ओवरऑल अगर हम लोग बात करें, लाउडनेस ऑफ साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के बराबर। तो आंसर क्या हो गया आप लोग का, जो लाउडनेस है वो एम्पलीट्यूड से रिलेटेड है। कोई दिक्कत? चलिए बढ़ते हैं 14 वाले क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन ऑलरेडी आप लोग को बताया गया है, बट किस में बताया था मैंने, एंगस्ट्रॉम में, और आप लोग को मीटर में भी चेंज करके बताया था फिर मैंने। ठीक है, तो एक्सरे एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जिसका वेवलेंथ किस ऑर्डर का होता है। तो आप लोग को पता है कि एक्सरे के लिए जो वेवलेंथ होती है आप लोग की, वो 1 एंगस्ट्रॉम के इक्वल होती है लगभग अप्रोक्सीमेटली। और एंगस्ट्रॉम को अगर मीटर में चेंज करते हैं तो 10⁻⁻10 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा आप लोग का, सिंपली डी ऑप्शन इधर करेक्ट होने वाला है। ठीक है, चलिए 15 वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या दे रखा है 15 वाले क्वेश्चन में, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। एक ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा गया है। क्या दे रखा है, कॉनकेव मिरर दे रखा है हम लोगों को, जिसका फोकल लेंथ है 16 सेंटीमीटर। मतलब फोकल लेंथ क्या आ जाएगा, नेगेटिव के 16 सेंटीमीटर। आई होप आप लोग को ये तो याद होगा, कॉनकेव मिरर के लिए आप लोग का अवतल दर्पण के लिए जो आप लोग की फोकल लेंथ है या फोकस दूरी आप लोग की, वो माइनस की होती है। ठीक है, अब क्या बोला गया है, इफ द ऑब्जेक्ट इज शिफ्टेड बाय 8 सेंटीमीटर। अब मेरे को डिस्टेंस भी तो पता होना चाहिए सेंटर ऑफ कर्वेचर का कितना है उसके पोल से। ठीक है, ये कैसे निकालते हो आप लोग, कैपिटल आर के बराबर ही तो होता है, तो वो किसके बराबर होगा आप लोग का, 2 इंटू एफ के बराबर। ठीक है, तो ये रिलेशन भी पूछा जाता है कि कैपिटल आर आप लोग का किसके बराबर होता है, 2f के बराबर होता है, या f इक्वल टू आर बाय 2 के बराबर होता है। कम से कम 2-3 बार क्वेश्चन पूछा गया है ये वाला। ठीक है, चलिए तो इधर क्या हो जाएगा आप लोग का, अगर मैं आर निकालता हूं तो आर मेरा कितना आने वाला है इधर, 32 के बराबर। ठीक है, और मैंने क्या किया कि पहले सेंटर ऑफ कर्वेचर सी पे रखा था, अब मैंने शिफ्ट कर दिया, तो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में ऑब्जेक्ट को लेके आया गया। मतलब 32 में से अगर 8 को माइनस करता हूं, क्या बचेगा मेरा, 24 सेंटीमीटर बचेगा। कोई दिक्कत इधर तक? तो ये क्या हो जाएगी इसकी, u हो जाएगी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगी। तो u इक्वल टू क्या आ गया, माइनस के 24 सेंटीमीटर। आई होप आप लोग को क्लियर हो गया। f पता है, u पता है, अब b निकालने में क्या दिक्कत है आप लोग को, तो b निकालने 1 अपॉन एफ इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 अपॉन बी माइनस 1 अपॉन यू के इक्वल, सॉरी प्लस आएगा क्योंकि मिरर दे रखा है। ठीक है, तो 1 अपॉन बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 अपॉन एफ माइनस 1 अपॉन यू। 1 अपॉन एफ की बात करते हैं तो 1 वाई, इधर क्या आ जाएगा माइनस के 16, और इधर आ जाएगा माइनस 1 अपॉन माइनस के 24, तो ये प्लस के हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब 24 और 16 का क्या करोगे आप लोग, एलसीएम लोगे, तो ये 4 से कटेगा आप लोग का 6 बार, और ये 4 से कटेगा 4 बार, ये 2 से कटेगा आप लोग का 3 बार, ये 2 बार कटेगा, और ये आप लोग का 6 लिख दो इधर। कोई दिक्कत है इधर तक?
अगर इसका मल्टीप्लाई करते हैं 6 चक 24, 24 इंटू 2 कितना हो जाएगा आप लोग का 48 के बराबर। ठीक है, तो एलसीएम क्या आ गया आप लोग का 48। 16 से कितनी बार कटेगा आप लोग का 48, ये आप लोग को फाइंड आउट करना है। कितनी बार कटेगा भैया, 3 बार कटेगा, ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, तो -3। 24 से 2 बार कटेगा तो माइनस के 1/48 आ जाएगा। तो बोले तो बी क्या आने वाली है आप लोग की, 48 आने वाली है, वो भी माइनस की। तो इसका मतलब क्या समझ में आया, जो उसकी बी आएगी, ठीक है, वो कितनी आई आप लोग माइनस के 48 आई। माइनस का मतलब क्या, आप लोग का ऑब्जेक्ट साइज ही साइट ही आप लोग का इमेज बन रहा है। ठीक है, और आप लोग को पता है कि मिरर में अगर ऑब्जेक्ट साइट आप लोग का इमेज बनता है तो इमेज इज रियल, वास्तविक होती है इमेज। तो इधर दो ऑप्शन मिल गए मेरे को, ए और सी। ठीक है, देखो अच्छे से आप लोगों को क्लियर कर रहा हूं, बाकी आप लोगों को डायरेक्ट बताऊंगा इसको, अभी देखना। ठीक है, ये समझ आया कि नहीं। अब आप लोगों को पता है एम इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी अपॉन यू के इक्वल। तो माइनस बी का वैल्यू दे रखा माइनस के 48, यू का वैल्यू दे रखा माइनस के 24, तो उत्तर क्या आ जाएगा, माइनस के 2 के बराबर। अब ये माइनस फिर से शो करने लग गया कि आप लोग की इमेज कैसी है, एक रियल इमेज है। ठीक है, कोई दिक्कत, या फिर बोल सकते हैं एक मैग्नीफाइड इमेज है आप लोग की, कोई दिक्कत। ओके, तो हम लोगों को पता चल गया जो इमेज है वो रियल है। ठीक है, एंड सेकंड आप लोग सीधे सीधे पता लगा पा रहे हो कि जब हम लोग का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 24 है और इमेज हम लोग की 48 है, तो इमेज कैसा बनने वाला है आप लोग का, एक रियल इमेज बनने वाला है, सॉरी रियल और मैग्नीफाइड इमेज बनने वाला है। तो आंसर क्या हो जाएगा आप लोग का, इधर ए उत्तर करेक्ट होने वाला है। ये तो रहा आप लोग का कैलकुलेशन करने के बाद, कि कैलकुलेशन निकाल रहे हैं, टाइम लगा रहे हैं। ठीक है, देखो हम लोग इधर से डायरेक्ट आंसर निकालेंगे। आप लोग को पता है कि कॉनकेव मिरर के लिए जब भी ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में रखा हुआ होता है तो आप लोग का इमेज कैसा बनता है, रियल, इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड इमेज बनता है। आई होप आप लोग को याद होगा। ओके, ऑप्शन कौन से दे रखे हैं आप लोग को, रियल और मैग्नीफाइड। इन्वर्टेड दे रखा होता तो वो भी हो जाता, कोई दिक्कत है इधर तक। चलिए अब बात करते हैं हम लोग 16 वाले क्वेश्चन की। तो 16 वाला क्वेश्चन क्या दे रखा है आप लोगों को, टू बॉडीज ए एंड बी आर मूविंग विद द इक्वल वेलोसिटी। दो बॉडी है ए एंड बी, इक्वल वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं। बोले तो बी ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, बी बी के बराबर। एंड बोला गया था मास ऑफ बी इज डबल दैट ऑफ ए। तो मास दे रखा है बी का, मतलब अगर हम लोग एम बी निकालते हैं वो 2 टाइम्स है एम ए के। एंड क्या बोला गया, इन दिस कंटेक्स्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। इधर अगर स्टेटमेंट देखोगे, मोमेंटम सम्मेक की स्टेटमेंट सारी दे रखी है। तो सम्मेक निकालने हम लोग, कुछ रिलेशन निकालने सम्मेक में। ठीक है, सिंपली क्या आ जाएगा, पी ए बाय पी बी निकाल लेते हैं रेशियो। तो एम ए बी ए बाय किसके इक्वल आ जाएगा, एम बी बाय बी बी के बराबर। ठीक है, अगर हम लोग बात करते हैं बी ए बाय बी बी किसके बराबर है, आप लोग का दोनों इक्वल दे रखे हैं, ये तो 1 हो जाएगा, हट गया आपस में, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, एम बी और एम ए की। ठीक है, तो इधर एम ए बाय एम बी निकालना है हम लोग को, तो क्या आ जाएगा आप लोग का, 1:2 के इक्वल। तो अगर हम लोग बात करते हैं जो पीबी है आप लोग का, मोमेंटम ऑफ बी इज 2 टाइम्स ऑफ मोमेंटम और ए हो जाएगा, कोई दिक्कत। जो आप लोग का बी का संवेग होगा ए के संवेग के 2 गुना होने वाला है। तो आंसर अगर हम लोग देखें, मोमेंटम ऑफ बी विल बी डबल ऑफ ए। तो ए ऑप्शन जो है करेक्ट होने वाला है। आई होप क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो चुका है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, अ लेडी इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर। एक प्लेन मिरर दे रखा है, उसके पास, ठीक है, मतलब उसके फ्रंट में यार, एक लेडी जो है खड़ी हुई है एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, मतलब 1 मीटर की दूरी पर। सी वॉक 60 सेंटीमीटर टुवर्ड्स मिरर। पहले क्या था कि 100 सेंटीमीटर की दूरी पर ये लेडी खड़ी हुई थी, मान लिया ए पॉइंट पर थी। अब क्या करती है, 60 सेंटीमीटर मिरर की तरफ चलती है। ठीक है, तो अब कहां खड़ी है, इधर खड़ी है बी पॉइंट पर। डिस्टेंस बताओ मिरर से इस लेडी का, 40 सेंटीमीटर के बराबर। ठीक है, बोला गया डिस्टेंस ऑफ हर इमेज फ्रॉम हर सेल्फ। तो आप लोगों को पता है, अगर हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, आप लोगों की मिरर की। ठीक है, एक प्लेन मिरर दे रखा है आप लोगों को। प्लेन मिरर के लिए क्या होता है, आप लोग का इमेज बनता है वर्चुअल। ठीक है, जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट रखते हैं उतनी दूरी पर इमेज बनता है। बोले तो बी इक्वल टू क्या आता है आप लोग का, यू के बराबर आता है। आई होप ये आप लोग को क्लियर होगा दिमाग में। ठीक है, तो इमेज भी कितनी दूरी पर बनने वाली है आप लोग की, 40 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो ये आप लोग का इमेज हो गया, बोले तो बी डैश हो गया आप लोग का। तो ये बी है, दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाल लो कितना होगा, 40 + 40 80 के बराबर। तो उत्तर क्या हो गया हम लोग का, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए बढ़ते हैं 18 वाले क्वेश्चन पर। क्या बोला गया था, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज अ लिक्विड टू गैसियस स्टेट। मतलब एक लिक्विड दे रखा है, ठीक है, उसको हम लोग को गैसियस स्टेट में चेंज करना है विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर इज नोन एज। ठीक है, उसके टेम्परेचर में कोई भी चेंज नहीं करना है। बात बोले तो हम लोग बोल सकते हैं कि 100 डिग्री सेल्सियस पर वाटर को, ठीक है, चेंज करना है हम लोग को वेपर फॉर्म में।
ठीक है। 100 डिग्री सेल्सियस वाटर को 100 डिग्री सेल्सियस वाटर को 100 डिग्री वेपर्स में चेंज करना है वाटर की। समझ आया कि नहीं? मतलब बात ये हो रही है आप लोग की, मतलब टेम्परेचर में कोई भी चेंज नहीं कर रहा है। तो जब टेम्परेचर में कोई भी चेंज नहीं होता है तो कौन सा आप लोग का जो है हीट आता है, कौन सा हो जाएगा भैया? लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। आई होप आप लोग को अच्छे से क्लियर होगा। ही आप लोग का कोई भी चेंज नहीं होता है टेम्परेचर में जब हम लोग लेटेंट हीट की बात करते हैं, बट जब हम लोग स्पेसिफिक हीट की बात करते हैं तो आप लोग का टेम्परेचर में चेंज होता है, तभी स्पेसिफिक हीट की हम लोग बात कर रहे होते हैं। लाइक आप लोगों ने कि आप लोग का 0 डिग्री वाटर को 100 डिग्री में चेंज कर रहे हो, ठीक है, तो क्या हो रहा है आप लोग का 100 डिग्री टेम्परेचर का चेंज हो रहा है। तो इधर अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो इधर क्या आ जाएगा आप लोग का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आ जाएगा। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट 100 डिग्री सेल्सियस वाटर को 100 डिग्री वेपर्स में चेंज करना है हम लोग को, तो इधर क्या आ जाएगा आप लोग का लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। समझ आया कि नहीं? तो इधर क्या आ जाएगा आप लोग का सी ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। आप लोगों के दिमाग में अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब बात करते हैं 19 वाले क्वेश्चन की। देखो अगर मैं आप लोग को हिंदी में कुछ चीजें नहीं बता रहा हूं तो आप लोग क्वेश्चन को पढ़ लो, ठीक है, उसमें सारी चीजें हिंदी में आप लोग की लिख रखी हैं, ठीक है। अब ये छोटी मोटी चीजें तो आप लोग को आती होंगी कि लेंथ को हम लोग लंबाई बोलते हैं, या सॉलिनोइड को परिनालिका बोलते हैं हम लोग, करंट को धारा बोलते हैं, ठीक है। तो हर चीज को मुझे हिंदी में बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जो मुझे लगता है कि आप लोग को नहीं आता है तो उसी चीज को मैं हिंदी में आप लोगों को साथ के साथ बता रहा हूँ। आई होप आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। अगर आप लोगों को दिक्कत है कि हिंदी में भी मैं समझाऊं आप लोगों को और अच्छे से, जैसे मैं इंग्लिश में समझा रहा हूँ सेम डीप तरीके से हिंदी में समझाऊं, तो वो आप लोग कमेंट करके मुझे बता देना अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत हो रही है, ठीक है। देखो कोई भी आप लोग अगर क्लासेस से प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स में बता दो कि अभी आप लोग का टाइम है, ठीक है। आप लोग जो बोलोगे वो आप लोग के लिए करा जाएगा एट फ्री ऑफ कॉस्ट ओनली, ठीक है। चलो क्या बोला गया है? इन अ सोलिनॉइड द करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर इज आई। एक सोलिनॉइड है, एक परिनालिका दे रखी है, उससे आई धारा जो है बह रही है आप लोग की। एंड बोला गया है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ आप लोग को स्मॉल एन दे रखे हैं। और बोला क्या गया है द गिवन सॉरी दिस गिव्स अ मैग्नीट्यूड बी इनसाइड द सोलिनॉइड। सोलिनॉइड के अंदर मैग्नेट आप लोग को जो मैग्नेटिक फील्ड बी जो है ये देता है। बोला क्या गया है इफ द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इज इंक्रीज टू 2n, अगर नंबर ऑफ टर्न्स को मैं 2n कर देता हूं पर यूनिट लेंथ को, तो बताओ कि आप लोग का मैग्नेटिक फील्ड का क्या वैल्यू हो जाएगा। पहले तो ये समझो कि कोई भी आप लोगों को परिनालिका या सोलिनॉइड दे रखा है उसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? म्यू नॉट एन आई के इक्वल होता है। अब इधर एन की बात कर रहे हो तो ये एन क्या रहेगा आप लोग का? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। अब आप लोग को स्मॉल एन भी ले सकते हो, कैपिटल भी ले सकते हो। अब मैं कैपिटल क्यों ले रहा हूं? क्योंकि कैपिटल से ये होता है कि इसमें स्मॉल एन छुपा हुआ है लगभग, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आप लोग का? अगर इधर स्मॉल एन दे रखा है तो स्मॉल एन ले लो, ठीक है। वैसे मैं कैपिटल एन लेना ज्यादा प्रेफर करता हूँ, वो आप लोग के ऊपर डिपेंड है आप लोग क्या ले रहे हो, ठीक है। तो बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ के इक्वल। नंबर ऑफ टर्न्स को 2 गुना करा है तो डेफिनेटली आप लोग का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी कितना हो जाएगा? 2 गुना होने वाला है। चुंबकीय क्षेत्र 2 गुना हो जाएगा। चलिए तो 20 वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या बोला गया है? व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट अबाउट द मैग्निफिकेशन ऑफ ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप। एक ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप आप लोग को दे रखा है, तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही होगा? तो जब हम लोग मैग्निफिकेशन की बात कर रहे हैं तो इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए, तभी आप लोग जो है आगे बढ़ सकते हैं उसमें। तो फॉर्मूला क्या होता है? डी वाई एफ ओ इंटू एल वाई एफ ई के इक्वल, ठीक है। यही तो फॉर्मूला होता है आप लोग का। कोई दिक्कत? तो इधर से मेरे को क्या पता चल गया? जो आप लोग का मैग्निफिकेशन है, हम लोग ऐसा करते हैं ऑप्शन से इसको जो है सॉल्व करते हैं। पहले में क्या दे रखा? मैग्निफिकेशन इंक्रीज विद द इंक्रीज इन द फोकल लेंथ ऑफ आई पीस। बताओ इस आई पीस की फोकल लेंथ बढ़ाऊंगा तो मैग्निफिकेशन बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा ना। तो ये तो भैया गलत बात है। अब क्या दे रखा है? बी वाला मैग्निफिकेशन इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव। मतलब ऑब्जेक्टिव लेंस की अगर हम लोग फोकल लेंथ को बढ़ा देते हैं, फोकस दूरी को बढ़ा देते हैं, तो मैग्निफिकेशन बढ़ेगा। इस वी केस में अगर 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 हम लोग फोकल लेंथ को बढ़ा रहे हैं किसकी? ऑब्जेक्टिव की, तो इस केस में भी मैग्निफिकेशन घटेगा ना कि बढ़ेगा। सी क्या दे रखा है? मैग्निफिकेशन डज नॉट डिपेंड अपॉन द फोकल लेंथ ऑफ आई पीस। मतलब आई पीस के जो फोकल लेंथ है उस पर आप लोग का मैग्निफिकेशन डिपेंड नहीं करता है। तो यार सी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। अब बचा डी। तो अब भैया 3 ऑप्शन अगर गलत कर दी हम लोगों ने, तो अब इसमें मुझे सोचना है कि डी लगाऊं कि नहीं लगाऊं। चलो यार सोच लेते हैं। द मैग्निफिकेशन डिक्रीजेस विद द इंक्रीज इन द फोकल लेंथ ऑफ आई पीस। तो देखो आई पीस की फोकल लेंथ को अगर बढ़ाते हैं, तो अभी बताया था मैग्निफिकेशन क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। आंसर क्या हो गया आप लोग का? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फॉर्मूले को याद रखना मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। एक क्वेश्चन आप लोग का ये भी बनता है, अगर हम लोग क्या करते हैं
कि लेंथ जो है उस ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप की जो ट्यूब की लेंथ है उसको बढ़ा देंगे तो मैग्निफिकेशन आप लोग का बढ़ जाएगा या घट जाएगा। तो सीधी सी बात है, मैग्निफिकेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द ट्यूब ऑफ माइक्रोस्कोप या कंपाउंड माइक्रोस्कोप या ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप, ठीक है, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो डेफिनेटली अगर ट्यूब की लेंथ बढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिकली उसका मैग्निफिकेशन पावर भी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम लोग। देखो क्वेश्चन इधर आप लोगों को दिख रहे होंगे कि थोड़े से बड़े क्वेश्चन दिख रहे हैं। एक्चुअली क्या आप लोग का छोटे से लाइन में आए हैं इसलिए बड़े दिख रहे हैं। इन्हीं को अगर मैं प्लेन लिखता आप लोग का, लाइक जैसे नॉर्मली मेरे क्वेश्चन होते हैं सीधे सीधे, ठीक है, तो उसमें आप लोग को 3 ही लाइन में आप लोग का हर क्वेश्चन बन रहा होता है। ठीक है, तो ऐसा मत सोचना कि आप लोग को भारी भारी क्वेश्चन दिख रहे हैं। ठीक है, टेक्स्ट आप लोग बोल सकते हो कि पढ़ा है आज। द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम मेड बाय यूजिंग अ थिन कॉपर वायर ऑफ लेंथ L इज T। ठीक है, एक हम लोगों ने पेंडुलम बनाया कॉपर वायर को लेके, इसका लेंथ हम लोग को L दे रखा था। ठीक है, एंड इसका टाइम पीरियड कैपिटल T दे रखा है हम लोग को। सपोज द टेम्परेचर ऑफ द रूम इन विच दिस सिंपल पेंडुलम इज प्लेस्ड इंक्रीज बाय 30 डिग्री सेल्सियस। जिस रूम में हम लोगों ने इसको रखा है, किसको भैया, इस पेंडुलम को रखा है, ठीक है, उसमें क्या करते हैं हम लोग 30 डिग्री टेम्परेचर को बढ़ा दे रहे हैं। व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम। तो पेंडुलम के टाइम पीरियड पर क्या इफेक्ट होगा। तो पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या होता है आप लोग का 2 पाई अंडर रूट L ओवर G के इक्वल। इट मींस आप लोग का टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ L के इक्वल। कोई दिक्कत है इधर तक। और अगर हम लोग जो है इधर टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो टेम्परेचर बढ़ने के साथ आप लोग का लेंथ भी इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि कॉपर वायर दे रखा है। कॉपर वायर का आप लोग को पता है कि लेंथ आप लोग जो है टेम्परेचर बढ़ाते हो तो उसकी लेंथ में भी फर्क आता है, लेंथ भी आप लोग का इंक्रीज कर जाता है। समझ आया कि नहीं। जब लेंथ इंक्रीज करेगा तो डेफिनेटली आप लोग का उसका टाइम पीरियड भी क्या कर जाएगा, बढ़ जाएगा। तो आंसर क्या हो गया आप लोग का, टी विल इंक्रीज स्लाइटली। ठीक है, तो मामूली रूप से ही आप लोग का टी बढ़ेगा, क्योंकि मामूली रूप से ही आप लोग का लेंथ में इंक्रीज आया है 30 डिग्री बढ़ाने पर। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं 22 वाले क्वेश्चन की। क्या बोला है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी हैज द सेम यूनिट एज दैट ऑफ प्रेशर। जब प्रेशर की बात कर रहे हैं तो किसके बराबर, आप लोग का बल बट्टे क्षेत्रफल के बराबर, मतलब फोर्स ओवर एरिया के बराबर। तो ऐसा फॉर्मूला एक और पढ़ रखा है हम लोगों ने, किसका, प्रतिबल या स्ट्रेस का। क्या होता है, फोर्स ओवर एरिया। दोनों के फॉर्मूला सेम तो दोनों की डायमेंशन और क्या सेम होगा आप लोग का, यूनिट सेम। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया आप लोग का, बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत। तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ स्ट्रेन का आप लोगों का ऐसा यूनिट एंड डायमेंशन क्या होता है। कि ये क्वेश्चन आप लोगों को पूछा गया है, देखते हैं कौन कौन सही उत्तर देगा इसका। ठीक है, विकृति होगा इधर, विकृति। चलो बात करते हैं 23 वाले क्वेश्चन की। विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एफ एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा। तो भैया ओमेगा और किसमें, एफ में आप लोगों को रिलेशन पूछा गया है। कितनी बार बताएं, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई न्यू के बराबर। अब फ्रीक्वेंसी इधर क्या दे रखी है, एफ, तो क्या आ जाएगा 2 पाई एफ के बराबर। उत्तर क्या हो गया आप लोग का, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर इस क्वेश्चन को अगर गलत करोगे आप लोग पेपर में तो कोई फायदा नहीं है, आप लोग अगर एयर होस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हो। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं 24 वाले क्वेश्चन की। द स्टेटमेंट दैट हीट कैन नॉट फ्लो बाय इटसेल्फ फ्रॉम अ बॉडी एट अ लोअर टेम्परेचर। तो कोई बॉडी लोअर टेम्परेचर पर दे रखी है, तो लोअर टेम्परेचर से हाईयर टेम्परेचर पर आप लोग की हीट जो है अपने आप फ्लो नहीं कर सकती। ठीक है, अब कैसे फ्लो करेगी, कोई एक्सटर्नल आप लोग काम करो उस पर, ठीक है, वर्क करो, ठीक है, तभी आप लोग का हीट जो है फ्लो करेगी लोअर टेम्परेचर से हाईयर टेम्परेचर। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट किस थर्मोडायनेमिक्स के लॉ में आता है, जीरोथ में, फर्स्ट में, सेकंड में या थर्ड में। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा आप लोग का, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब ये बताओ ये चीज हम लोगों को किसके स्टेटमेंट से पता चलती है। दो साइंटिस्ट ने, ठीक है, ये हिंट दे दिया आप लोग को, दो साइंटिस्ट ने स्टेटमेंट दी थी आप लोग की। किस किस साइंटिस्ट ने स्टेटमेंट दी थी वो आप लोग को कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है। ठीक है, चलिए अंतिम क्वेश्चन आप लोग का स्क्रीन पर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द मैक्सिमम इनर्शिया। इसमें से किसकी मैक्सिमम जड़त्व होगा। ठीक है, तो अब आप लोगों को पता है एटम का मास, मॉलिक्यूल का मास, 1 रुपए का कॉइन हो गया या क्रिकेट बॉल हो गई। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास के। जिसका मास ज्यादा होगा ऑटोमेटिकली उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा, जड़त्व अधिकतम होगा उसका। ठीक है, अब अगर एटम की बात कर रहे हैं, मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, तो ये तो हम लोग बहुत छोटे केस पर पहुंच गए मास के केसेस में। ठीक है, जब 1 रुपए पे आते हैं तो ये कहीं हम लोग जो है काउंटेबल मास होगा, लाइक 1 रुपए का अगर मास की बात कर रहे हैं तो हो सकता है कि 10 ग्राम बैठ जाए आप लोग का। वहीं क्रिकेट बॉल की बात कर रहे हैं तो क्रिकेट बॉल हो सकता है 80 से 100 ग्राम की भी हो सकती है आप लोग की। ठीक है, तो देखो सबसे ज्यादा मास किसका, आप लोग का क्रिकेट की गेंद का है।
तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे ज्यादा किसका होगा? क्रिकेट की गेंद का। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का इस क्वेश्चन के लिए? करेक्ट हो जाएगा। तो इधर आप लोग का ये मॉक टेस्ट जो है कंप्लीट होता है। आउट ऑफ 25 आप लोग का कितना स्कोर आया ये कमेंट बॉक्स में बताना है। जितने क्वेश्चन आप लोगों से पूछे गए हैं हो सके तो आंसर कर देना, क्योंकि आप लोग का ही कुछ फायदा हो जाएगा कमेंट करने से, ठीक है। बाकी नहीं करना चाहते तो आप लोग की मर्जी, ठीक है। भाई क्लास अच्छा लगा है तो क्लास को लाइक कर दो। एंड ऑलरेडी मैंने बता रखा है कि 50 लाइक कर दिया करो 2 पीएम पर। ये तो क्लास आप लोग का 8 AM पर मिलता है सुबह, ठीक है। अगर 50 लाइक कर दोगे आप लोग 2 बजे से पहले पहले, मतलब 1 बजे तक, तो 2 बजे पक्का आप लोग का जो है सेकंड वीडियो अपलोड हो जाएगा, सेकंड क्लास आप लोग का अपलोड हो जाएगा, ठीक है। अगर आप लोग की रेस्पॉन्स नहीं दोगे, 50 लाइक नहीं कर पा रहे, मतलब 50 ऐसे बंदे नहीं है जो लाइक कर सके वीडियो को, ठीक है। तो एटलीस्ट 50 लाइक करोगे तो डेफिनेटली आप लोगों को 2 पीएम पर एक और क्लास मिलेगी, सो दैट अगर मैं 20 बोल रहा हूं आप लोगों से मॉक टेस्ट, हो सकता है मैं ज्यादा भी करा दूं, आप लोगों को 25 तक पूरा ले जाऊं, ठीक है। क्योंकि बीच में आप लोगों को मैराथन भी देनी है और भी चीजें देनी है, फॉर्मूले की आप लोगों की सीट हो गई, वो भी वीडियो मेरे को बना के डालनी है आप लोग के लिए। लाइक इंपोर्टेंट पॉइंट जो हो गए उसका वीडियो भी मेरे को बना के डालना है, ठीक है। जो जुलाई में आप लोगों का 2021 में पेपर हुआ था, मैं सोच रहा हूँ कि उसके जितने भी क्वेश्चन मेरे पास अवेलेबल है और जितने भी मैं ले सकता हूँ इंटरनेट वगैरह से इकट्ठे कर सकता हूँ, सारे क्वेश्चन आप लोग को प्रोवाइड कराऊं, ठीक है। सो दैट आप लोग को इतना पता चल जाए किस टाइप का पेपर आ रहा है आप लोग का, ठीक है। तसल्ली हो जाए मन में जो पहली बार पेपर दे रहे हैं। जो ऑलरेडी दे चुके हैं उन्हें तो पता है कि कंटेंट कैसा आ रहा है मेरा, ठीक है, कैसा कंटेंट मैं आप लोग को प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी आप लोग क्या कर सकते हो, कोई अच्छी क्लास लगी है तो क्लास को आप लोग जो है सिंपली लाइक कर सकते हो, ठीक है। ओके, 1 मिनट रुको यार, पेन में क्या हो गया। चलो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आप लोग को क्लास अच्छी लगी तो क्लास को आप लोग जो है लाइक कर सकते हो और चैनल को आप लोग जो है सब्सक्राइब करके रख सकते हो, ठीक है। बाकी हम लोग मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।